वेलकम। श्री प्रसन्न जी भंडारी हैदराबाद से आज हमारे बीच में है। हम राजस्थान परिषद की ओर से प्रसन्न जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद राजेश जी सेठिया। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान परिषद एक मीट द आइकन के इस कार्यक्रम के द्वारा जिस तरह से समाज में बिखरे हुए मोतियों को एक माला के सूत्र में पिरोकर उनका सही ढंग से विश्लेषण करके उनमें जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को बाहर उजागर करने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे साथी आदरणीय श्री सुनील जी दुग्गड़, श्री मनीष जी तथा हमारी जो एंकर बैठी हैं कि जिस ढंग से आप लोग इस कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने वाले वर्ष 2020 में श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास हैदराबाद में निश्चित है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम अगर आप लोगों से संभव हो तो आप ज़रूर वहाँ पर पधारें और हम चाहेंगे कि जो आप लोगों में एक नई मनोवृत्ति उत्पन्न करा रहे हैं वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष का रूप लेगा। थैंक यू सो मच। और मैं पूजा जैन, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे आइकॉन जो है प्रसन्न जी भंडारी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बता दूं, राजस्थान परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया मीट द आइकॉन। यहाँ पर हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके उनके लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ताकि हम जो लोग देख रहे हैं वो इंस्पायर हो सके। तो हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि आज आपसे भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, जैसे मैं और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे वो सब। तो मैं इनके बारे में जितना भी बताऊँ उतना कम है, तो भी फिर भी मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। प्रसन्न जी भंडारी आदर्श रह चुके हैं तेरापन समाज के और कंटिन्यू। प्रसन्न जी भंडारी के बारे में जितना भी बताऊँ उतना कम है। ये आदर्श रह चुके हैं तेरापन समाज के और इनको जैन रत्न अवार्ड मिला है। ही इज़ अवॉर्डेड बाय जैन रत्न अवार्ड, जो कि मैं आप सबको बता दूं ये अवार्ड सबको नहीं मिलता है, सिर्फ 6 लोगों को मिलता है और 6 लोगों में से ये एक है। तो एक बार तालियां बजनी चाहिए। He is working on dialysis and he has treated 6 lakh people and this is not small thing। ये छोटी बात नहीं है। एक बार फिर तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद पूजा जी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो डायलिसिस का कार्य है वो कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारा एक ट्रस्ट कर रहा है वहाँ पर हैदराबाद में। और इस ट्रस्ट के द्वारा इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन 200 रुपये में डायलिसिस वहाँ पर प्रत्येक सदस्य का करते हैं जिनके भी डायलिसिस की आवश्यकता हो, जबकि उसका एक्चुअल कॉस्ट ही लगभग 1200 रुपये आता है। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में 3000 से 10,000 रुपये तक प्रति डायलिसिस का खर्चा लिया जाता है। लेकिन हमारे ट्रस्ट के द्वारा सरकार से कुछ सहयोग लेकर और कुछ आपस में मेडिकल फैसिलिटीज़ जिनके पास हैं उन लोगों के सहयोग से और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से सहयोग प्राप्त करके ये डायलिसिस का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा पूजा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास हैदराबाद में हम लोग एक भगवान महावीर जैन रिलीफ फंड बना रहे हैं जिसका मैं अभी चेयरमैन हूँ। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होगी मुझे कि वहाँ पर हम लोग आज के दिन जैन समाज का कोई भी व्यक्ति मेडिकल फैसिलिटी से वंचित न रह जाए। अगर किसी को अगर कोई आर्थिक समस्या हो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तो हम लोग उस ट्रस्ट के द्वारा, बाकी जितने भी ट्रस्टीज़ हैं उनमें से 2 ट्रस्टी रिकमेंड करना पड़ता है, तो उनके रिकमेंडेशन से चाहे 2000 का बिल रहा हो, 10,000 का रहो या 2 लाख का रहो, हम लोग उसमें से जितना समाज का वो व्यक्ति दे सकता है वो देता है। बाकी रुपये हम लोग उस ट्रस्ट के द्वारा देते हैं। आप सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कार्य एक ऐसा कार्य है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जैन समाज हमेशा देता ही आया है, वो ऐसे लेने की पोजीशन में नहीं है। और आज भी हम जिनको भी हम ये सहयोग या सहायता प्रदान करते हैं किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बिल्कुल गुप्त रखा जाता है
और उनसे उल्टा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी तरह की कोई दूसरे भी कोई भाई को या बहन को किसी तरह की तकलीफ हो तो आप ज़रूर आइए, और इस ट्रस्ट के साथ सहयोग से आपको कोई बीमारी की वजह से आर्थिक कठिनाइयों में बीमारी का इलाज न हो सके, वैसी कोई चीज़ आपके साथ न हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं, इनका बिजनेस भी है, ऑटोमोबाइल्स का है, इनकी मेडिकल कॉलेज है और ग्रेनाइट की फैक्ट्री भी है। इनके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है। और आज का इंटरव्यू शुरू करूंगी, तो शुरू करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इधर हमारे साथ है वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द मीट आइकॉन मिस्टर सुनील दगर, एंड द सेक्रेटरी मनीष जी तातेर, एंड द ट्रेजरर राजेश जी सेठिया। एक बार तालियां बज जाए। तो आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन कैसा बीता, आपका स्वभाव कैसा था बचपन में? मेरा बचपन, आप ऐसी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिए कि मैं कुछ न कह सकता हूँ न चुप रह सकता हूँ। मैं बचपने में चेन्नई में मेरी पैदाइश हुई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई, और ग्रेजुएशन AM जैन कॉलेज चेन्नई में करने के पश्चात मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया 1978 में। और बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा नटखट था, और हम लोग 7 भाइयों का परिवार है, 7 भाई और 2 बहनें। और मेरे बड़े भाई जो रटते थे वो मुझे याद हो जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पुस्तक नहीं पढ़ी, और मुझे कहते हुए भी गर्व हो रहा है कि हमारे फैमिली में उस ज़माने में मैं एक ही ग्रेजुएट निकला। तो ये एक गॉड्स ग्रेस, हमारे गुरुदेव की आशीर्वाद है। उस समय गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के बहुत नज़दीक रहा था मैं, और चंद्रा स्वामी और गुरुदेव तुलसी के बीच का सेतु का भी मैंने कार्य किया था। उस समय हमने बहुत कोशिश किया था गुरुदेव तुलसी को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाए, उसके लिए चंद्रा स्वामी जी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हमारी मर्यादाएं होती है, उस वजह से वो नहीं हो सका था। लेकिन बहुत कुछ बचपने से ही मुझे विरासत में मिली, ये संस्कार हमारे परिवार से। जैसे अगर ये कहें कि भाई बॉर्न विथ गोल्डन स्पून वाली बात है, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं। गुरुदेव की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से अभी तक ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं महसूस हुई। पूजा जी, ये एक भाग्य की बात है, नहीं तो होता ये है कि बहुत कुछ होता है आदमी के जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वैसी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, 1-2 छोटी मोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन कोई ऐसी विकट समस्याएं कभी नहीं आई। और हम यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुर्घटना नहीं आए, आप ऐसे ही खुश रहे। थैंक यू। लेकिन एक बात जानना चाहती हूँ, बचपन से आपका पैशन क्या था? बचपन में पैशन बहुत था। चेन्नई में आइस स्केटिंग रिंक हुआ करता था, और आपको कहते हुए मुझे फिर खुशी होगी कि मैं इंडिया नंबर 3 था आइस स्केटिंग में। बचपने में जब मैं 8 साल का था, 8 साल से 15 साल तक रोज़ आइस स्केटिंग रिंक में जाते थे। चोला शेरेटन 5 स्टार होटल थी वहाँ पर स्केटिंग करते थे। उसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रहती थी, हमेशा हर स्पोर्ट्स खेलता था मैं, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हर गेम्स खेलते थे। बचपना बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार रहा। ऐसा बचपना रहा कि अब भी जब कभी स्मृति पटल में आ जाए तो ऐसे लगता है कि काश हम बच्चे ही रहते। क्या बात है। मैं कुछ आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का कैसा योगदान था? आपके परिवार ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स शासन सेवी स्वर्गीय कपूरचंद जी भंडारी, और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हमारी माताजी स्वर्गीय श्रीमती अमराव कौर भंडारी का तो दिव्याशीष हमेशा रहा है। लेकिन मेरी शादी हुई सरोज के संग, जो कि उस ज़माने में मोमासर का परिवार, उत्तम चंद जी सेठिया का परिवार, तेरापंथ धर्म संघ के सबसे विशिष्ट परिवारों में एक परिवार, और योगक्षेम वर्ष में उस समय वो अध्यक्ष थे। और सरोज के मेरे जीवन में आने के पश्चात मैं समझता हूँ कि एक दिशा ही बदल गई मेरी जो स्पोर्ट्स में या खाली इधर उधर घूमते रहने की आदतें चेंज हुई, और समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
उभरने का विशेष मौका मिला मुझे, मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से भी और हमारे भंडारी परिवार की तरफ से भी, क्योंकि शुरू से हमारा जो परिवार है वो धर्म संघ के प्रति, धर्म शासन से हमेशा बहुत निकट से जुड़ा हुआ था और संस्कार हमारे कण कण में लगे हुए हैं। और हमारे पिताजी माताजी प्रतिवर्ष 4 महीने आचार्य श्री की सेवा करते थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में जब गाड़ियाँ घोड़े कम होते थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से उस ज़माने से हम लोग हमेशा ठाट बाट से रहें। हमेशा गाड़ी रहती थी, 3-4 नौकर रहते थे, लोग बाग सब कहते थे भाई लाखों रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हमारे माता पिता अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से जिए और आज उन्हीं का पुण्य प्रताप है, उन्हीं का दिव्याशीष है कि आज हम लोग भी आराम से रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, लेकिन इतना तो जान चुकी हूँ कोई संघर्ष में नहीं देखा है आपने। अगर आपने देखा है तो ऐसे कौन सी इंसिडेंट है और आप उससे कैसे उबर आए? कौन सा ऐसा संघर्ष में दौर था और आप उससे कैसे उबर आए? एक वक्त आया था पूजा जी, जब हैदराबाद एक विचित्र शहर है और उस शहर में जैसे रुपयों का लेन देन आपस में बिल्कुल नहीं था। चेन्नई में अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं, 10 लाख इकट्ठा करके 11 लाख का बिजनेस कर सकते थे। लेकिन हैदराबाद एक शहर ऐसा था जहां पर अगर आपके पास 10 लाख रुपये 11 लाख का बिजनेस है तो आपके 10 लाख घर में ही पड़े हैं, 11वां आने के बाद में ही आप बिजनेस कर सकते थे। तो उस समय में कुछ कठिनाइयाँ आई थी और वो कठिनाइयाँ इस तरह की थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता लोगों में, क्योंकि बहुत कम उम्र में, मैं 32 साल की एज में श्री जैन सेवा संघ, जो कि जैन समाज के चारों विंग का पूरा एकमात्र संघ है जिसके अंतर्गत 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ष महावीर जयंती के कार्यक्रम में भी आते हैं, उसका मैं अध्यक्ष था। लेकिन होता है कई विघ्न संतोषी भी होते हैं, तो उन्होंने कुछ बात ऐसे ही उड़ा दी कि भाई प्रसन्न जी प्रॉब्लम में है और पेमेंट का इनका ये है वो है। तो मुझे मजबूरन, जैसे कि हमारे अभी सुनील जी ने और मनीष जी ने कहा था कि भाई आपका एक रिसॉर्ट भी हुआ करता था, गार्डन हुआ करता था बहुत बड़ा, तो उस समय मैं बेझिझक कहता हूँ, उस समय कुछ ऐसे मानसिक तनाव आ गया कि भाई एक तो गुरुदेव तुलसी ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, प्रसन्न चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें तुम्हारे किसी भी व्यवसाय में नॉन वेजिटेरियन वाला काम किराए पे भी होटल के रूप में देके नहीं करना है, ड्रिंक्स का कोई सेवन हो उस तरह का कार्य नहीं करना है। तो वो भी एक प्रेशर था, प्लस थोड़ा सा समाज में जेलसी की भावना से कईयों ने कुछ ये वो कहा, तो उस समय मुझे मेरा वो फार्म हाउस बेचना पड़ा था। लेकिन शायद हो सकता है कि उसी वजह से उस समय, क्योंकि अपने मारवाड़ी समाज में वाइट की रकम शुरू से बहुत कम होती थी, तो उस वजह से थोड़ी हमारी वाइट की कैपिटल भी काफ़ी बड़ी हो गई और तत्पश्चात तो शायद मेरे ख्याल से मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मेरे दोनों लड़के गौरव और चिराग, और ख़ासकर जो चिराग है वो वाकई में हमारे घर का चिराग है। बहुत अच्छे ढंग से उसने पूरे व्यापार को संभाला है और उसी वजह से आज मैं इतना सामाजिक कार्य कर सकता हूँ। अगर बच्चे कार्यभार संभाल ले पीछे से तो हम कोई भी सामाजिक काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ होता यह है कि काम को छोड़ के अपना खाली इधर उधर फिरें, तो व्यापार है तो सब चीज़ है, अदरवाइज़ कोई कुछ नहीं पूछता है। बहुत सही, बहुत सही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर किसी के इंसान के जीवन में एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम सीखे, तो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक कौन था? आपको कौन इंस्पायर करता था? मेरे जीवन में एक मुख्य इंस्पिरेशन थे हमारे फादर के कज़न ब्रदर थे किशोर चंद जी चौरड़िया, LC फार्मा के नाम से मशहूर है हैदराबाद में, काफ़ी वर्ष हो गए, स्वर्गवास हो गए। वो हमेशा मेरे मार्गदर्शक के रूप में रहे और उन्हीं के साथ में मांगीलाल जी सुराना, जो कि मेरे मासो जी हैं, हैदराबाद में आज के दिन भी शायद अपने जैन समाज में ही नहीं मारवाड़ी समाज में नंबर 1 होंगे। वो अभी भी उतने बरसों से अभी तक शायद उनका ही नंबर होगा। ये दोनों मेरे व्यापारिक क्षेत्र में
जो उन्नति हुई उसके पीछे इंस्पिरेशन उनका रहता था। मैं भी सोचता था भाई उन लोगों के पास इतना धन वैभव है तो मैं भी क्यों नहीं उस लेवल तक पहुंचूं। तो हेल्दी मन में कंपटीशन की रहती थी भावना, और उनसे मैं प्रेरणा भी लेता था। कोई भी अच्छे बुरे कोई भी कार्य होते थे तो उनका सुझाव मैं मानता था, और वो सुझाव की वजह से ही सामाजिक क्षेत्र में मैं टिक सका। नहीं तो कई एक बार कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से समाज में कुछ शायद हो सकता है कोई विघटन वाली बात भी आती थी, लेकिन बहुत अच्छा मेरा प्रेरणा रहा। एक बार तालियां बजाएं। धर्म संघ के बारे में जानना चाहूँगी। धर्म संघ आपके जीवन में कितना मैटर करता है धर्म आपके ज़िंदगी में? मैं बिल्कुल बेहिचक कह सकता हूँ कि धर्म ही जड़ होती है किसी भी आदमी के आगे बढ़ने के पीछे। दो तीन चीज़ें मैं आपको भी कहना चाहूँगा, सुनील जी, मनीष जी और राजेश जी और पूजा जी, आप सबको। अगर आप अपने जीवन में भक्तामर का पाठ प्रतिदिन करें नियमित सुबह 12 बजे के पहले, तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी। ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। 24 की आप राग अलग अलग 24 है, उसमें आप दिन में अगर एक या दो भी जो 24 के है अगर आप पढ़ लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो भी काम है, व्यापार है, आज अगर मान लीजिए आपका 1 लाख का व्यापार हो रहा है तो मिनिमम आपका डबल तो उस दिन होगा। जिस दिन मैं नहीं करता हूँ, मुझे आज भी ध्यान है, उस दिन मैं खुद स्वयं महसूस करता हूँ कि भाई कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कमी आई। ये 24 का बहुत बड़ा महत्व है, और गुरुदेव तुलसी ने बहुत आशीर्वाद दिया था मुझे। और फिलहाल अभी वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी की भी बहुत ही कृपा दृष्टि है मेरे ऊपर, और हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि महाश्रमण जी के मंगलिक में जो चमत्कार है, शायद बहुत कम लोगों को ध्यान है। उनके मंगलिक का चमत्कार अविस्मरणीय है। आप लोग भी ध्यान से कभी भी आप घर में बैठे बैठे भी सुनो, उसका इतना असर है कि आप मतलब कुछ कह नहीं सकेंगे। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नेपाल में जब भूकंप आया था, उस समय भूकंप में मैं वहीं था। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों उस दिन के जो प्रवचन पंडाल में बाबा रामदेव भी आए थे, और तेरा पंथ के इतिहास में हमारे समन जी जो हैं वो मुझे याद दिलाते हैं कई बार। फर्स्ट टाइम एक कपल ने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में हमने ड्यूट गाना गाया था। तो वो तो हंसी मजाक में कहते हैं तुम लोग ड्यूट गाना गाए इसीलिए भूकंप आया। तो ये एक बड़ी बात है। और वो भूकंप में मैं एकदम प्रत्यक्षदर्शी हूँ। भूकंप आया उस समय बाबा रामदेव, हम लोग एकदम सामने बैठे थे। बाबा रामदेव ऐसे गए, गुरुदेव ऐसे गए। अगर 1 मिनट पहले आता या 1 मिनट बाद में आता तो शायद हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान होता था। जिस बिल्डिंग में गुरुदेव विराज रहे थे, वो बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह धर 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 गिरते हुए मैंने अपनी नजरों से देखा है। और बाबा रामदेव इधर गाड़ी में बैठे, गुरुदेव अपने इसमें गए, पंडाल पूरा का पूरा बैठ गया। मेरे वाइफ के सरोज के बड़ा जो रॉड होता है वो रॉड यहाँ पीछे लगा, और उसके ऊपर ही पता नहीं कहाँ से कोई कार्यकर्ता आए और उन्होंने उठाया और वो निकल गई। शायद कोई दैविक चमत्कार ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा रॉड अकेला कार्यकर्ता उठा भी नहीं सकता है। तो वो भूकंप जो है वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा, वैसा भूकंप आया। तो मैं खासकर ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चमत्कार का। जहाँ जहाँ पोस्टर उनके जो भी बिल्डिंग में चारों तरफ जहाँ लगे हुए थे, जहाँ पर उनका पोस्टर था, फोटो थी, वो साइड को कुछ नहीं हुआ और दूसरी साइड पूरी गिर गई। ये एक नहीं, कम से कम सैकड़ों घरों को हमने अवलोकन किया। लोग तो भूकंप में घबरा के बैठ गए थे, लेकिन हम लोग कार में पूरा सर्वे किए, और सर्वे करने के वहाँ पर देखे तो गुरुदेव का जहाँ पोस्टर था वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये बातें शायद कई लोगों को पता नहीं है। आज आपने मीट द आइकन में मुझे बुलाकर राजस्थान परिषद ने जो ये कुछ बात कहने के लिए कही, तो मैंने ये सोचा कि क्यों न कुछ इस तरह की बात बताएं जो किसी को पता नहीं है। आम जनता को जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी शायद आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ी
बात होगी जब आप पब्लिक के समक्ष ये बात रखेंगे, और ये अक्षरशः 100% सही बात है। 1% भी कोई लाग लपेट बनावटी बात नहीं है, क्योंकि एकदम प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर आप लोगों ने जो बुलाया, उसके लिए मैं बहुत ही, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। लेकिन आप लोग जिस अंदाज से इतना अच्छा सेटअप करके, इतना बढ़िया स्टूडियो बना के, क्योंकि मैं तो वैसे नॉर्मली कई स्टूडियोज़ में जाता रहता हूँ। मेरे जो ETV है वो हैदराबाद में ही है। पूरे इंडिया के लगभग वहाँ पर 16 चैनल्स, 16 स्टूडियोज़ रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ETV का है। उस स्टूडियो उधर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए, एक से एक है स्टूडियो। तो स्टूडियो का कोई आप सोचते होंगे भाई मैं आराम से बोल रहा हूँ कुछ धारा प्रवाही, तो उसका कारण ये है कि आई एम यूज्ड टू इट। सो लेकिन फिर भी आपने टेम्पररी जिस ढंग से, जिस तरह से ये संरचना की है स्टूडियो की, वाकई में आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत 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 बधाई। बहुत अच्छी बातें कह रहे हो, बहुत लाइक नॉलेजेबल बातें शेयर कर रहे हो आपसे। सीरियसली आपने जो अभी कहा वो हमको पता नहीं था और अभी हमको जानने मिला। बहुत अच्छा सिखा रहे हो। और एक बात आपने जो सिखाई है कि जीवन में हम कहीं भी पहुंच जाए, धर्म हमेशा साथ में रहना चाहिए, हमेशा धर्म को फॉलो करना चाहिए। हम लोग फॉरेन ट्रिप करते रहते हैं प्राय, आप बिलीव नहीं करेंगे, चाहे रशिया जाओ, यूरोप जाओ, दुबई जाओ, जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग नॉर्मली ग्रुप में जाते हैं। तो सुबह के टाइम पर जब बस में हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो पैकेज बस में जाते हैं, तो हम भक्तामर करते हैं, तो लगभग सारे के सारे नॉन जैनी लोग भी साथ में जुड़ते हैं। माइक रहता है गाड़ी में, हम लोग भक्तामर करते हैं सब। अगर कोई दिन हम नहीं करें तो लोग सामने से आके बोलते हैं भाई आप कम से कम ये तो एक करिए। तो धर्म हमेशा आड़े आता है। पूजा जी, आप कभी भी आप बेहिचक किसी को भी कह सकते हैं। हाँ पक्का बोलूँगी। अभी तो मैं तो इस मोड पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपको। अगर आपको टाइम मशीन दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंट या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप चेंज कर सको या फिर उस पल को दोबारा जी सको, तो वो कौन सा पल होगा? अभी आध्यात्मिक बात ही हो रही है, तो वो पल तो गुरुदेव के दर्शनों का ही होगा। कभी मौका मिल जाए गुरुदेव के दर्शन करते रहो। मैं तो जैसे नॉर्मली तीसरे चौथे दिन जाता हूँ, आता हूँ ऐसे, क्योंकि कंटिन्यू रह नहीं सकता हूँ। तो जितना आप करते जाओ कर सकते हैं, ये श्रद्धा की बात है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप चेंज करना चाहते हो, पहले जा करके दोबारा उसको अगर कोई चीज को चेंज करना है, अपनी लाइफ का कोई ऐसा पल को चेंज करना चाहते हैं, ऐसे आपके मन में होगा कि हाँ आज वो नहीं हुआ होता तो मैं ये करता था, ऐसा कुछ एक चीज़ होगी आपके दिल में? मेरे जिंदगी में अभी तक कोई नेगेटिव बात कोई आई नहीं है। इस बात पे तालियां बजनी चाहिए। नहीं तो हम जितना भी इंटरव्यू लिए, कोई ना कोई एक दे देता है कि हाँ अगर मैं वो नहीं करता तो ये करता। और आप लाइक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपके जीवन में आपको, आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग टू यू असली खुशी क्या है? असली खुशी तो घर में बेटे, बहू, पोते, पोतियाँ, परिवार के साथ में हंसकर मिलजुल कर 10-20 मिनट अगर बिता लें तो बहुत अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी। ओके, लास्ट एक, आज के जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पेशली युवा है और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि थिंक पॉजिटिव। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव एंगल से मत देखिए। वो पुरानी कहावत है, हरा जो देखन मैं चली, तो हरा ही मिलता है। जिसको जैसे अपन भावना रखेंगे वैसे ही मिलेगा। तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालिए। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी हमेशा कहते थे, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति करो। ये 3 सूत्र ऐसे हैं जीवन के, अगर व्यक्ति इन सूत्रों को सही ढंग से अपना कर चले
तो मुझे नहीं लगता है कि वो नेगेटिविटी की ओर आएगा। हमेशा आप यही सोचिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कहीं कुछ गलत भी हो रहा है तो गलत में भी अच्छा क्या है वो आप निकालने की कोशिश कीजिए। क्या बात है, एक बार तालियां बजनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, इतने आप, जैसे हमने जाना आपके बारे में, आप इतना बिजी रहते हो, परिवार, समाज, बिजनेस, हर चीज़ में आप टोटली बिजी हो। उस बीच में आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो? हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो? आप देख रहे हैं हेल्थ का ध्यान रखता तो ये हाल नहीं होता था। बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। बस आपके प्रेरणा से शायद अब कोशिश करूँगा थोड़ा मैं अपने हेल्थ की ओर भी ध्यान दूँ। मैं बिल्कुल इस तरफ, इस दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हूँ। ये मेरी कमी रही है। और आप सुधारोगे, ये बोल दो आप यहाँ पे सब। हाँ 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 बिल्कुल। अब मीट द आइकन राजस्थान परिषद द्वारा जब ये आयोजित इस कार्यक्रम में आपने इतनी बड़ी बात रखी है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं अपना हेल्थ का ध्यान रखूँ और आपके जैसे मैं भी स्लिम ट्रिम हो जाऊँ, एक अच्छी बॉडी हो जाए। अब हल्का फुल्का थोड़ा आ गया आपका, लेकिन आपके तो बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ही मेरी भी ज़िंदगी में हो सकता है भाई मैं थोड़ा कभी वज़न घटा के थोड़ा ठीक हो जाऊं, मैं कोशिश करूंगा। और एक बार आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस तरह के कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच। इतना कुछ जान लिया आपके बारे में, इतनी अच्छी बातें सिखाई, इतना अच्छा नॉलेज दिया है एक्चुअली आपने आज हमको। तो थोड़ी हंसी मजाक हो जाए, थोड़े फनी क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड। या आई डोंट हैव माइंड, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। ठीक है, तो टेक्निकल अरुण जी आपके साले होते हैं। हाँ सर। अरुण जी की वाइफ मेरे बुआ सा की। तो कुछ रैपिड फायर हो जाए, थोड़ी हंसी मजाक, ताकि आप यहाँ से जब निकलो एक मुस्कुराहट रहे आपके चेहरे पे। तो आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है और 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है। ओके? आप मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? रेखा। और आप आपकी पत्नी जी को, आपकी बेटर हाफ को प्यार से क्या बुलाते हो? डॉली। डॉली। वो आपको क्या बुलाती है? जानू। ओके। आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप किस तरह मनाते हैं उन्हें? बहुत मुश्किल होता है मनाना। लेकिन मना लेता हूँ, थोड़ा तेल तो लगाना पड़ता है लेकिन। अच्छा ठीक है। अगर किसी दिन आपको चांस मिले, लाइक जस्ट कंसीडर कि आप इफ एनी डे यू बिकम अ एनिमल, व्हिच एनिमल विल यू बी एंड व्हाई? शेर ही बनना चाहूँगा क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और राजा राजा ही होता है। एक्सप्लेन फ्रेंडशिप इन वन वर्ड। वो पास कहने की है क्या इसमें? नहीं, पास नो कैसे? नो पास। दोस्ती के बारे में बताइए। दोस्ती एक वर्ड में, दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है? दोस्ती बहुत ही जिंदगी के अंदर एक अहम चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और अगर कोई एक भी सच्चा दोस्त आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। जो बचपने से बुढ़ापे तक, जवानी में तो रहे ही रहे, लेकिन साथ दें, साथ निभाएं, जो आपके किसी भी बुरे कार्य को सही ढंग से समझाकर आपको रास्ते पे ला सकें, वही सच्चा दोस्त है। ये नहीं कि खाली उसको चापलूसी करके उसके बारे में हाँ में हाँ कहें, वो मैं समझता हूँ कि सच्चा दोस्त नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि दोस्त का कर्तव्य होता है कि वो अकेले में किसी भी व्यक्ति की जो भी कोई बुराई है, गलत बात है, वो अकेले में कहें, और अगर उसकी अच्छाई है, बड़ाई है, तो सार्वजनिक रूप में कहें। लास्ट एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। यहाँ पे आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना है। लेटर ऑन ये वीडियो आपकी वाइफ भी देखने वाली है, तो उनके लिए एक गाना गाना है आपको, 2 लाइन कुछ भी हमारे साथ। वेल, मैं नॉर्मली जब सरोज रूठ जाती है तो यही गाता हूँ। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही
धनवान है सरोज, बाकी सब कंगाल। क्या बात है, इट वाज सच अमेजिंग इंटरव्यू। हर इंटरव्यू में हम इंजॉय नहीं करते, आई एम टेलिंग यू प्रॉम्प्टली। इस इंटरव्यू में मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग, गिविंग सो मच नॉलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू राजस्थान परिषद। आपने जो इसका